रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा और संज्ञा टंडन का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उषा किरण खान की कहानी पाखंड पर्व। वाचन शैलेश चंद्र प्रवीर का है। रेडियो प्लेबैक इंडिया। पाखंड पर्व। हसुआ खुरपी लिए दिए ही रुकिया पंचायत में जाकर बैठ गई। देह केले के पत्ते की तरह कांप रही थी। दूसरे दिन पंचायत में शोरगुल होता रहता था, किंतु आज निःशब्द शांति थी। इतनी बड़ी भीड़ तो किसी पंचायत में कभी नहीं जुड़ी और ना ही किसी पंचायत में इतनी निःशब्द शांति ही देखने को मिली थी। जितने सिर दिख रहे थे उनकी गर्दनें थक गई होंगी, आंखें पथरा गई थी। जैसे ही रुकिया ने हाथ में हसुआ खुरपी लिए उलझे हुए बालों को खुजाते पंचायत में प्रवेश किया, वैसे ही सारे सिर उसकी ओर मुड़ गए, फिर जीने की ओर झुक गए। रुकिया एक कोने में दुबक कर बैठ गई। उस कोने में एक बड़ा सा बेंच रखा हुआ था और 2-3 कुर्सियां पड़ी थी। एक कुर्सी पर सुंदर बाबू चुपचाप बैठे थे। सुंदर बाबू की स्थित दृष्टि सीध में देख रही थी। किधर देख रहे हैं सो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था जहां धरती आकाश गले मिल रहे हैं, बस वही देख रहे हैं। रुकिया ने क्षण भर सुंदर बाबू की ओर देखा, फिर उसी ओर देखने लगी जिधर सुंदर बाबू देख रहे थे। सुंदर बाबू का निर्विकार चेहरा देख वह मन ही मन कांपने लगी। अरे बाप रे, क्या कर दिया रुकिया ने! कैसे गवाही देना स्वीकार कर लिया और कैसे आकर बिल्कुल सामने बैठ गई है। इसने आशा बिल्कुल नहीं की थी कि सुंदर बाबू स्वयं पंचायत में आकर बैठेंगे। यह सोच रही थी कि पंचायत यूं ही जुड़ेगी, आरोप प्रत्यारोप होगा और उठ जाएगी, किंतु यह तो बड़ी भारी चट्टान है। सुंदर बाबू भी बैठे हैं। दूसरी ओर रुकिया ने दृष्टि फेरी, यह तो वही छोकरा साथ खड़ा है जो, और रुकिया का संपूर्ण शरीर कंटकित हो उठा। हा देव, किस महाजाल में फंस गई। रुकिया को स्मरण हो आया, उसका पति शिवचरण सुंदर बाबू की ताबेदारी करते करते सुरधाम चला गया था। रुकिया को याद आता है वह दिन जब सुंदर बाबू ने इन लोगों के अन्न वस्त्र का जुगाड़ किया था। पगडंडी के किनारे की एक मड़ई और उसके सामने सुंदर बाबू अपनी धोती की खूंट संभालते हुए ठुमक गए थे। ये क्या है? टिनही कटोरे में कुछ काला काला सा पदार्थ देकर उन्होंने पूछा। सरकार, कर्मी का उबला हुआ साग है। रुकिया का पति शिवचरण कांपते हुए बोला। शिवचरण यूं ही माटी पर लौटता हुआ पड़ा था। मलेरिया ज्वर से जर्जर हुआ। ओह, यह बच्चा क्यों लौट रहा है? सुंदर बाबू ने फिर पूछा। क्या मालूम सरकार, बोल ना बही। घूंघट की आड़ में बैठी रुकिया को घुड़का उसने। नमक के लिए रो रहा है, रुकिया ने फुसफुसाते हुए कहा। नमक नहीं है, सुंदर बाबू ने वेदना से दोहराया। सब चुप थे। बच्चा जो लौट रहा था वह भी चुप हो गया था। गंदे शरीर पर धूल का आवरण और काले कपोल पर आंसू का निशान लिए वह भी सुंदर बाबू की ओर मुलुर मुलुर ताकता रहा था। बिना कोई उत्तर दिए सुंदर बाबू आगे बढ़ गए। लो बाबू लो, खा लो, हाकिम फिर आएंगे और जेल ले जाएंगे। रुकिया बबूजना को प्रबोधने लगी और बबूजन चुपचाप कर्मी का अनोना साग निगलने लगा। रसोई उठाकर रुकिया सीकी की डलिया बुनने बैठ गई थी। तभी उस टोले का एक व्यक्ति झोले में 5 सेर चावल, नमक और बुखार की गोलियां लेकर आ धमका। ये क्या है? रुकिया ने पूछा था। चावल ले लो, उसने कहा। रुकिया शिवचरण की ओर देखने लगी।
उस मजूरे ने शिवचरण के हाथ पर गोलियां रख दी और कहा, एक एक गोली दिन भर में 3 बार खाना, मालिक ने कहा है। शिवचरण हाथ में गोली लिए मुंह ताकता रहा। दुर्बही, पानी दो ना, दवा खाएगा, मुंह क्या देखती है। वह व्यक्ति झल्ला उठा था। रुकिया दौड़कर पानी लाई। ए भाई, हाकिम मनोस है कि? शिवचरण बोला। देव, देव है, मजूरी ने कहा। हाँ, वह गया है दरभंगा, वहीं से सबों के लिए अन्न वस्त्र लाएगा और लाएगा डॉक्टर, मजदूर फिर बोला। आए? शिवचरण दवा निगलते हुए चौंका। घूंघट में मुंह छुपाए रुकिया उसे ताकती रही थी। दत्त, एक चीज तो भूल ही गया। उसने अपनी गोल गंजी की जेब से एक पुड़िया निकाली। यह लो नमक, छोटा सा दोना था। अरे मैयरी, रुकिया ने नमक देख अपनी छाती पीट ली। हाकिम समझ गया कि हमारे पास नमक का भी उपाय नहीं है। तो क्या उसने अपनी आंखों से देखा कि नहीं? हां, सो तो सही है। और उस दिन रुकिया के घर में त्योहार का रंग पसर गया। उसके ही नहीं, पूरे मोहल्ले के घर में गीला भात पकने को चढ़ा दिया गया था तत्काल। नमकीन गीला भात उस दिन अमृत हो उठा था। भांति भांति के भोजन अब तक किए होंगे रुकिया ने। खीर पूरी, माछ भात, जलेबी, सकरौरी, किंतु उस दिन के गीले नमकीन भात का स्वाद ही तीसरा था। सुंदर बाबू के प्रताप से फिर कभी इस इलाके में गर्मी का उबला साग किसी ने नहीं खाया। तुम लोग मुझको हाकिम मत कहो, सुंदर बाबू ने कहा था। तो मालिक कहें, लोगों ने कहा। नहीं तो क्या कहें? शिवचरण, तुमको मंगल क्या कहता है? सुंदर बाबू ने पूछा। जी काका। तो मुझे भी वही कहो। तभी से सुंदर बाबू गांव भर के भैया काका हो गए। कोशी ने गांव को बख्श दिया था। सुंदर बाबू के खेत का कास वन उजड़ना शुरू हो गया था। एक ओर वन उजड़ता जाता, दूसरी ओर खेती शुरू होती। सुंदर बाबू का परिवार भी इसी गांव में रहने आ गया था। सभी मजूरे इनके आंगन चौबारे में लगे रहते थे। सो यहां के पुराने बाशिंदे शंभू बाबू को तनिक ना सुहाता था। तुम लोग उस पाही पट्टी बाहरी को बसाते हो, वह क्या यहां रहेगा? अरे नेता है नेता, जंगल तोड़कर खेती कर रहा है, अन्न धन कमाकर यहां से चला जाएगा। शंभू बोलते। कोई जंगल किसी के बाप का है, उसने खरीदा है तब तो आबाद कर रहा है। शिवचरण ने प्रतिवाद किया था। उससे क्या, खरीदा है तो हमें ही जमीन बटाई देकर चला जाए। यहां से आया है, यहां क्यों बैठा है? करता क्या है? वह स्वयं और उसकी स्त्रियां साफ सफेद वस्त्र पहनकर चौकी चढ़कर बैठे रहते हैं, दूसरों से ही काम कराते हैं बस। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे घर की औरतें हमारे साथ खेसारी उखाड़ने जाती हैं तो क्या अपनी मजूरी में भी हमें बांट देती हैं? तुम्हारी स्त्रियों की नाक से होंठ तक सोने की बुलाकी झूलती रहती है। हमारी औरतों के पास तन ढकने को वस्त्र भी नहीं है, सो उसका क्या? सुंदर भैया के खिलाफ बात कभी मत बोलना शंभू, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, समझे? तुम तो जानबूझकर टंटा खड़ा करोगे शिवचरण, शंभू बोलता हुआ सुंदर बाबा के दालान की ओर बढ़ जाता। सुंदर बाबू, आप यहां के जन मजदूर का दिमाग चढ़ा रहे हैं। अरे आधा सेर अन्न मजूरी में भी अधिक दे देते हैं और पनपियाई की रोटी के साथ तीमन तरकारी भी दे देते हैं। ए भाई, आप भी ऐसा ही दीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। सुंदर बाबू विरक्त हो उठते। तनावपूर्ण वातावरण में इनका वार्तालाप समाप्त होता। तब शंभू बाबू पाही पट्टी कहकर उनको अपमानित कर निकालने की असफल चेष्टा में जुट जाता। उधर सुंदर बाबू की जड़ जम गई थी। गांव में मलेरिया का उन्मूलन हो गया था, किंतु सुंदर बाबू की पत्नी स्वयं मलेरिया की शिकार हो गई थी। कुछ दिनों के बाद शिवचरण को सांप ने डस लिया था। सुंदर बाबू बड़े उदास से रहने लगे थे, किंतु उनके उत्साह में कमी नहीं आई थी। उनकी तीनों बेटियां ससुराल चली गई थीं। सुंदर बाबू अधिकतर भगवत भजन में लगे रहते। आसपास के प्रखंड मुख्यालय में भी नहीं जाते। कभी कभी स्वयं ही अधिकारी गण आ जाया करते, विचार विमर्श कर चले जाते। रुकिया की दृष्टि दूसरे कोने के जमाव पर पड़ी। छह छह करती रंगीन लुंगियां और चमचम चमकती रेशमी गंजियां, तेल चुपड़े फूल, पत्ती काड़े केश,
काली काली मूछें, बिजली की तरह छिटकनी नई फसल खड़ी है। रुकिया का सिर घूमने लगा। ऐसा ही रूप था बबूजना का। बबूजना, उसका इकलौता बेटा। एक आध दिन सुंदर बाबू ने पूछा भी था, क्या करता है आजकल बबूजन? मुझसे मुलाकात भी नहीं करता है। इस तरह का कपड़ा वस्त्र कहां से पहनता है? मैं नहीं जानती मालिक, शंभू मालिक का काम करता है। यदि नहीं जानती हो तो जानने की कोशिश करो, मेरे पास लेकर आना, मैं पूछूंगी। सुंदर बाबू का विचार जानकर रुकिया ने बबूजन से चलने का आग्रह किया था कि वह सवा हाथ धरती फांद गया। नहीं, मैं नहीं जाता सुंदर काका के पास। क्या होता है तिरस्ती करके? शंभू काका की ठेकेदारी में मिट्टी काट रहा हूं तो कितना पैसा देता है, देखती नहीं? रे बाबू, निमक नहीं जुटता था तो सुंदर बाबू रुकिया के कहने की कोशिश की थी कि बबूजन डपट उठा था। चुप रहे, अधिक दलाली मत बतिया। निमक नहीं जुटता था, ये तो हम लोग को देख देख कर जलता है। थाना वाले से कह दिया है, गांव में लड़का सब रंग बिरंगा कपड़ा पहनता है, घड़ी और रेडियो रखता है, सो इंक्वायरी करो, और तुम पक्ष लेती हो। यह कहकर बबूजना चाय पीने लगा। ऐसे शाल्यू हैं सुंदर भैया? रुकिया सोचने लगी। हफ्ता भर के भीतर ही बबूजना और उसके साथी संगतियों को थाना पुलिस पकड़ कर ले गई। रुकिया दौड़ कर गई सुंदर बाबू के पास। सरकार, बबूजना को छुड़ा दीजिए। सुंदर बाबू वैसे ही अपनी खिचड़ी केशों पर हाथ फेरते सुदूर देखते रहे। सरकार, कुछ कीजिए ना। रुकिया ने पैर पकड़ लिए। मैं क्या कर सकता हूं? सुना है घर से गांजा निकला है। सुंदर बाबू ने पैर छुड़ाने की कोशिश की। किसी ने दुश्मनी से रख दिया होगा सरकार। तो मैं क्या करूं? जिसकी मजदूरी करता है उसे कहो, डपट दिया था सुंदर बाबू ने। मेरा बेटा तो मूर्ख है, मैं आपका दरवाजा अब तक नहीं छोड़ सकी सरकार। एक ही बेटा है, नई बहू घर में है, पुलिस मारेगी, पीटेगी। रुकिया आर्तनाद कर उठी। जा, भाग जा, छोड़ दे मेरा काम। तुम्हारे बिना कोई काम नहीं रुकेगा मेरा। मुझसे पूछकर ही बबूजना गुंडागर्दी करता था, कहकर सुंदर बाबू ने पीठ फेर ली। किस किस के दरवाजे न रुकिया सिर पीटने गई। शंभू बाबू के यहां गई तो वह भी वैसे ही जोर से डांट उठे। भाग, सुंदर बाबू के दरवाजे पे जा, उसी ने तो थाना पुलिस बुलाया। अब जाना, अभी हुआ क्या है? और रुकिया थक गई। बबूजना को जेल हो गई, रुकिया पगली हो गई। छोटे छोटे काश्तकारों के खेत में काम करने लगी। बहू सिंगार पटार करके घर बैठी रहती। झकाझक रंगीन लुंगी, रेशमी गंजी, तेल चुपड़े बालों वाले, गुप्ती वाली छड़ी वाले बबूजना के संगी साथी घर में बैठकर रेडियो बजाते, बात चबाते रहते, सो रुकिया को जरा नहीं भाता। ए दुल्हन, इन लोगों को इतना मत परचाओ, इन्हीं लोगों ने बबुआ को फंसाया है। एक दिन रुकिया ने बहू से कहा था। ये कैसी बात कर रही हैं? ये सारे एक ही मंडली के लोग हैं, इन्हीं की सहायता से तो 2 जून का खाना जुटता है। बहू ने उत्तर दिया था। और तब पूछताछ के बहाने शंभू बाबा भी आकर बैठने लगे थे। बहू के हाथ की बनी चाय उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगती। उस दिन रुकिया ने बहू के साथ झंझट खड़ा कर दिया था। बहू ने अपना वस्तुजात सब समेटा था और शाम होते ही दिनेश नाम के मंडली बाज के साथ गांव से निकल गई थी। जोर से कहा था, मैं नैहर जा रही हूं, बेटा आएगा आपका तो ले आएगा। सर में रुकिया कुछ बोलती उससे पहले गुप्ती छड़ी में से बाहर निकलकर तन गई। ए बुढ़िया, जो कहता हूं करना पड़ेगा। क्या बाबू? रुकिया गिड़गिड़ाई। पंचायत में नालिश करना पड़ेगा। तुम्हारी बहू के साथ सुंदर बाबू घर में फाटक बंद कर पड़े थे। न रे बाबू, यह अन्याय है, मत कर, मैंने ऐसा नहीं देखा। रुकिया के न्याय की बात गुप्ती की चमक से दबकर रह गई। उस रात सरपंच शंभू बाबू के यहां खूब जश्न रही। कैसे कैसे क्या होगा रे बुदरा? कल समूचे इलाके में यह कहानी पसर जाएगी कि रुकिया की पतोहू के साथ सुंदर बाबू तब तक उस औरत के साथ दनेश्वर उस पार चला जाएगा। एक औरत है बेश। शंभू बाबू की लार टपकने लगी। धत, वह कोई हाथ से जा रही है जो? श्यामा बोला। 20 साल का बदला निकाला। आ हा, किंतु वह बुढ़िया बोलेगी ना।
शंभू बाबू को अब भी शंका थी। बोलेगी, गुप्ती के डर से बोलेगी। गुप्ती विभत्स तरीके से बाहर भीतर करते बोला श्याम, और अभी भी गुप्ती मांझ रहा है वही सब, श्यामा, बुधना, सुदामा। रुकिया डूबते सूरज की ओर देखती है, मन ही मन सभी देवी देवताओं की गुहार करती है। आज तक ऐसी कोई अफवाह देखी सुनी नहीं, कैसे मक्खी निकलेगी। शिवचरण कहता था, ए जी, पंडी पंछी लोग करता है, आदमी ही ना पंछी होता है। देख, सुंदर भैया कहाँ के रहने वाले और कहाँ चले आए हम लोगों का उद्धार करने। चापाकल गड़वा दिया, स्कूल खुलवा दिया, क्या क्या ना किया। ना, रुकिया क्या बोलेगी। उसी समय साफ शफाक कपड़ों में सजे धजे शंभू बाबू और पंचों के साथ आ गए। मुखिया जी बीमार रहते हैं, सभी काम शंभू बाबू ही देखते हैं। सुंदर बाबू वैसे ही निर्विकार भाव से बैठे थे। क्या इनको मालूम नहीं कि आज वज्र इन्हीं के ऊपर गिरने वाला है? क्या जी, क्या है, कहा? शंभू बाबू गुप्ती वाले छोकरों की ओर मुखातिब हुए। सो तो कहा था, लिखकर भी दिया था, एक जुल्फी वाला बोला। तो मैं ही पढ़ दूं? हाँ हाँ, पढ़ो। कल मैं रुकिया घूम फिर कर आंगन में आई तो अपनी मड़ैया का फाटक बंद देखा। धक्का देने पर देखा कि सुंदर बाबू धोती का फेंटा कसते हुए कोठरी से बाहर निकल रहे हैं। रुकिया अचकचाई खड़ी रह गई। तभी कोठरी से अस्त व्यस्त अवस्था में उसकी बहू भी निकल आई। रुकिया माथा कपार पीटने लगी। उसी बीच में बहू कहीं निकलकर चली गई। रुकिया को संदेह है कि सुंदर बाबू इसकी बहू को अनैतिक कार्य के लिए हवेली में या कहीं और छुपाए हुए हैं। ये पढ़कर शंभू बाबू सुंदर बाबू को देखने लगे। उनके कुटिल चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उधर सुंदर बाबू चुप स्थिर निर्विकार बने रहे। चलो क्यों जी सुंदर बाबू, क्या कहते हैं? शंभू बाबू ने उनसे सीधे प्रश्न किया। रुकिया से फिर पंचायत के सामने पूछिए। सुंदर बाबू मानो दूसरे पर किया आरोप सुन रहे थे। रुकिया चल खड़ी होकर कह, शंभू बाबू ने जोर से कहा। रुकिया थर थर कांपने लगी। गुप्ती वाले हाथ सब उसे पकड़कर बीच सभा में खड़ा करने की कोशिश करने लगे। अब क्या करेगी रुकिया? उसकी आंखों के सामने अनोने कर्मी का उबला हुआ साग और धूल लिपटा बबूजना डोलने लगा। झोला भर चावल और नमक की पुड़िया दिखने लगी। नहीं, यह अधर्म है। बोल ना रुकिया, बोल। शंभू बाबू ने फिर उत्साहित किया। ओ बाबू, सुंदर मालिक पाही पट्टी है, हम लोग यहाँ के डीही बाशिंदे हैं, तो इन्हें कहो चले जाएं। कहते कहते रुकिया रोने लगी। ए बुढ़िया, तुमको जो कहना है कहो, तुमसे फैसला सुनाने को किसने कहा? एक पंच बोल उठा। सरकार सब सुंदर मालिक देवता है। धन्य सुंदर मालिक जो आज श्यामा, बुधना, दिनेशवा ई आखिर सब लिखकर पंचायत में दिया। जिंदा रहा और 2 अक्षर पढ़ा लिखा। मालिक बाबू सब नई उम्र में तो कभी सुंदर मालिक किसी की हाथ बाह धरा ही नहीं, अब बुढ़ापे में क्या धरेगा? नहीं नहीं सरकार, हमने किसी समय नहीं देखा कि सुंदर मालिक ने किसी की मलिन नजर से देखा हो। रुकिया जोर जोर से रोने लगी। गुप्ती वाले हाथ जिसने रुकिया को पकड़ रखा था एक बार फिर जोर से झकझोर दिया। रुकिया ने उन्हें धक्का देकर हटने का संकेत दिया और तन कर खड़ी हो गई। मार डाल मुझे, भोंक दे गुप्ती, तुम लोगों के सारे चरित्र जानती हूं। मेरे बेटे को सिखा पढ़ाकर चोर उचक्का बना दिया, पतोहू को सब मिलकर भोग लगाते हो और ऊपर से देवता जैसे सुंदर बाबू पर मेरा नाम लेकर ही लांछन लगाते हो। क्यों पाप चढ़ाते हो? नहीं नहीं, मैंने कभी किसी समय सुंदर बाबू को अपने घर आंगन में नहीं देखा। मार डाल मुझे, मार डाल, ले मार। दीवानी की तरह रुकिया अपना झुल्ला, अपना ढीला ब्लाउज फाड़ सीना आगे कर बुधना श्यामा की ओर बढ़ी। पंचायत की चुप्पी टूट गई। शोरगुल होने लगा। रुकिया दौड़कर सुंदर बाबू के पैर पर गिर गई। मालिक, आप पंछी हो जाइए, पाप की इस नगरी से चले जाइए भैया, सुंदर भैया चले जाइए। अब सुंदर बाबू ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी, उठकर खड़े हुए।
एक बार शंभू बाबू की ओर देखा, दूसरी बार सर्द हिमाल नजरों से पंचायत को, और रुकिया से अपने पैर छुड़ा भीड़ से निकल गए। खेत की मेड़ पर खड़े खड़े पश्चिमाभिमुख सूर्य की लाली देखने लगे। लाली भी अब समाप्त प्राय है। अंधकार गांव में व्याप्त हो गया है। दूसरे दिन थाना में सरपंच शंभू बाबू इत्तला देते देखे सुने गए कि सुंदर बाबू घर से लापता हो गए हैं और बबूजना की घरवाली नहीं मिलती है। उसी दुख से रुकिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। आज आपने सुनी उषा किरण खान की कहानी पाखंड पर्व। शैलेश चंद्र प्रवीर की आवाज में बोलती कहानियां क्रम के अंतर्गत। Radio Playback India.